प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ 3 सेनापति पद्य भाग। कवि परिचय के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा। आज हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में जो बात आने वाली है उसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। देखिए, प्रथम यह लिखा है, यहाँ प्रस्तुत कविता यानी सेनापति द्वारा जो ऋतु वर्णन कविता यहाँ प्रस्तुत की जाने वाली है पाठ 3 के अंतर्गत, उस कविता में सेनापति के ऋतु वर्णन का यह प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। यानी यह जो कविता है सेनापति द्वारा किया गया ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन शीर्षक से उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ऋतुओं का वर्णन अपने ढंग से बहुत अच्छा बना करके प्रस्तुत किया है। अभी अपने यहाँ जो दिया जा रहा है उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन जो रचना है उसका प्रौढ़ यानी एक उम्र के हिसाब से कहते हैं कि भाई आधी उम्र में चले जाना, मतलब है कि परिपक्व, पूरी तरह से परिपूर्ण रचना है। और प्रांजल यानी बहुत सरल है, भावपूर्ण है, कठिन नहीं है, ऐसा ये प्रांजल, प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। नमूना यानी क्या? उदाहरण रूप में। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। पूरी निपुणता यानी परिपक्वता, कुशलता, प्रवीणता से ऋतु के उपादानों यानी ऋतु के लिए उपमा दिए जाने वाले उसके अंग घटक, इनका और उनके लक्षणों का, ऋतु के घटक और उनके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है पूरी निपुणता के साथ। वसंत का वैभव किसको कहते हैं? यानी बसंत का जो अपना परिपूर्ण अवस्था वाला रूप है, जिसको आप वो अपने आप में वैभव संपन्न समझे, वो पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया है, अपने पूर्ण रूप के साथ में और पंक्तियों के अंदर पिरोया है। ऐसा यहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला ऋतु वर्णन है। अगली पंक्तियों में समझिए। और कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। ये मानवीकरण क्या है? ये अलंकार है। सूक्ष्मता पूर्वक यानी बहुत छोटी छोटी बातें ध्यान में रख करके मानवीकरण ऐसे अलंकार को कहते हैं जब प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोप किया जाता हो। भाव तो मानव का है दिखने में, जैसे रोना, और उसने पौधे पर कर दिया कि पौधे की पत्तियां जैसे रो रही हैं, तो ये मानव के भाव का उस प्रकृति पर आरोप है। उसी अलंकार को मानवीकरण कहते हैं। ऐसा कवि सेनापति ने अपने ऋतु वसंत के वर्णन में सूक्ष्मता पूर्वक किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं और भावनाओं से बुना गया है। वसंत ऋतु का जो वर्णन किया है उसमें कवि ने पूरी तरह से, और राजा के आगमन यानी बसंत को राजा मान करके, जैसे राजा आता है और राजा के आने पर जो तामझाम होते हैं, वैसे बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति की जो सजावट है उसका उन्होंने भावनाओं के साथ में बुनावट की है। बुना गया का अर्थ अब समझेंगे तो किसी प्रकार से निर्माण किया गया है, बनाया गया है, गढ़ा गया है। रंगीन अपचन सुगंधमय है। वो जो वहाँ रंगीन दृश्य उपस्थित किया है पुष्पों के माध्यम से और जो भी, वो बड़ा सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है। कोयल है। राजा का आगमन होता है तो चारण या भाट राजा की महिमा का गान करते हैं। वैसे ही
प्रकृति के लिए कोयल है, वो चारण की भूमिका में उसका गुणगान कर रही है, बखान कर रही है। ऐसा पदगान कोयल चारण की भूमिका में कर रही है। शोभा के सुखमय उपकरण, यानी शोभा के जो सुख देने वाले उपकरण है, सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। यानी सेना की कवायद किसको कहते हैं? जैसे परेड हो रही है सेना की जैसे कोई परेड हो रही है सज धज करके, वैसे यहाँ जो शोभा प्रकट करने वाले सुखमय उपकरण है वो सेना की परेड की छवि उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसी आकृति चित्र उपस्थित कर रहे हैं। क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता, एकाकी यानी अकेला, गमन यानी आना जाना। राजा है वो अकेले नहीं चलता, तो राजा के साथ में सेना होती है, राजा के नौकर चाकर भी होते हैं। ऐसे पूरा सज धज करके और राजा गमन करते हैं। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा, अब ये दूसरा भाग शुरू हो जाता है। अगला जब ऋतु का वर्णन है उसमें उन्होंने भीषण गर्मी पड़ी है, उसके बाद जो प्रकृति झुलस गई है, झुलसी हुई प्रकृति, जो प्रकृति झुलस गई है, उस प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें गिरती है, देखें ना, गर्मी के कारण जो प्रकृति झुलस गई और बाद में वर्षा की बूंदें गिरती है, तो धरती नयनाभिराम और सुखमय हो जाती है। नयन, नयन कहते हैं आँख को, अभिराम यानी सुंदर लगने वाला, नयनाभिराम यानी आँख को सुंदर लगने वाले, और सुखमय हो जाती है। कौन? धरती। कब? जब ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा की बूंदें गिरती है, हमको भी लगता है कि धरती बड़ी सुहावनी हो जाती है। उसी दृश्य को नयनाभिराम और सुखमय दृश्य कहा है। ऐसा वातावरण हो जाता है कि नयनों को बहुत अच्छा लगता है और सुख देने वाला लगता है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं क्योंकि यहाँ सब व्यवसायों से प्रमुख कृषि है। अधिकतर लोग कृषि करते हैं और कृषि के कारण ही वो आय प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं, पूरे देश के लिए अन्न उपजाते हैं, इसलिए कृषि प्रधान देश भारत। तो ये जो मानसून का आगमन है, कृषि प्रधान देश भारत के लिए उत्सव की तरह होता है। वास्तव में मानसून आता है तब सब झूम उठते हैं, सबके मन में, रग रग में खुशी दौड़ उठती है। इसलिए कहा है मानसून का आगमन है वो भारत जैसे देश के लिए एक उत्सव होता है। कवि ने डूब कर मतलब क्या? पूरा अपने आप को अंदर तक रमा करके, लीन हो करके बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के सामने आगे साकार कर दिया है। ऋतु वर्णन जो किया है उसमें ऐसा लगता है कि आंखों के सामने उन्होंने उस ऋतु वर्णन को देखते हुए लिखा है, या जो लिखा है उससे ये प्रकट हो रहा है कि ऋतु का जो दृश्य है वो कवि की आंखों के सामने उपस्थित हो गया, आकार सहित कर दिया उसको। शीत ऋतु की आक्रामकता, सर्दी जब आती है तो बड़ी आक्रामक होकर के आती है, तो ऐसी आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णन किया है। ऐसे लगता है कि पूरी सेना सज धज करके और शीत ऋतु की आई है और ग्रीष्म को जैसे भगा दिया हो। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया। शीत ऋतु जो है, पूरी प्रकृति जिस स्थिति में थी उसका दृश्य ही बदल दिया। इतनी भयंकर शीत जब पड़ता है उस समय की यह बात है। अंतिम गद्यांश पढ़ते हैं। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। जब बर्फीली हवा चलती है, यह शीत ऋतु का वर्णन जब कवि करेंगे तब हम समझेंगे कि बर्फीली हवा जब चलती है तो तीर की तरह चुभन लगती है। हम महसूस करेंगे तो हमको भी ऐसा लगता है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ जाता है। सूरज का जो तेवर है उसका अपना जो पराक्रम है निस्तेज, निधन तेज, तेज रहित हो जाता है, उसका तेज फीका पड़ जाता है सूरज का भी। अलाव, अलाव किसको कहते हैं?
अलाव कहते हैं। शीत ऋतु में जो हम अग्नि तपाते हैं ना, आग जलाते हैं, उसको अलाव कहते हैं। किसी पात्र के अंदर लेकर के भी आग जलाते हैं, उसको अलाव कहते हैं। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे हैं। ठिठुर रहे यानी उस सर्दी में जो कंपाहट होती है, अपने आप को अंदर ही अंदर सिकुड़ने का जो भाव होता है, वो ठिठुरन होती है। तो अलाव की आग को घेर कर बैठते हैं जन समुदाय यानी लोगों का समूह, वो ठिठुर रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन और शीत ऋतु का कवि ने किया है। देशज समाज, देश में जिसने जन्म लिया है यानी अपना भारतीय समाज है, उस पर ऋतुओं का प्रभाव जो है उसका बहुत ही जीवंत वर्णन सेनापति ने किया है। इसलिए क्या कहा कि ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। जीवंत वर्णन का अर्थ है कि किसी भी ऋतु का वर्णन किया है और आप किसी भी समय इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे वो ऋतु उपस्थित हो गई है, ऐसा जीवित वर्णन किया है कवि ने। ऋतु वर्णन को हम अगले वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे।